हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। तो आज के मिड सेशन में हम सॉल्व कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन है, इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है, इसको मैच करो। सबसे पहले इसके कंसेप्ट के ऊपर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन है जिसके मोल आपको गिवन है। इधर आपको लिखा हुआ है, कंसेप्ट पकड़ो बस आप। तो इधर आपको लिखा हुआ है कि कौन सा ये डिसाइड करेगा कि कौन से का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला वो डिसाइड करता है कि किसके अकॉर्डिंग रिएक्शन वो प्रोसीड होगी, यानी स्टोइकियोमेट्रिक किसके अकॉर्डिंग लगेगी। दूसरा, किसके अंदर पर मोल इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, ये पूछा आपसे। तो देखो, फर्स्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन हो जाता है, एक मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और एक के बेसिस पे मैच कर जाएगा सब। देखिएगा, पहला हमने देखा SN2+ है, इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो MnO4 नेगेटिव के साथ में। एसिडिक मीडियम आप डाला, एसिडिक मीडियम में आप ये जानते हो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे किसमें जाता है Mn+2 के अंदर जाता है। क्लियर हुआ। और ये SN+2 है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है SN+4 है, इसमें कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है 5 का, पर मोल कितने का चेंज है 5 का। और यहाँ पे देखो +2 से +4 के अंदर जा रहा है, तो पर मोल कितनी इन्वॉल्व हो रहे हैं 2। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें ये पता है ये SN+2 से SN+4 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसकी तरह बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी तरह बिहेव करेगा। क्लियर हुई ये वाली बात। अब +2 से +4 के अंदर गया, 2 का चेंज है या n फैक्टर बोल सकते हो। +7 से किसमें जा रहा है +2 में, तो कितने का 5 का। अब बताओ पर मोल इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा इन्वॉल्व है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व पर मोल ऑफ ऑक्सीडेंट इसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिडक्टेंट। पहला ऑप्शन मैच कर गए। तो ए से एक तो कौन मैच कर रहा है R, पहला तो ये हुआ। दूसरा इसका ग्राम इक्विवेलेंट देखते हैं पर मोल के बेसिस पे। तो देखो इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है मोल इनटू n फैक्टर। तो इसका मोल कितना है 3.5 और n फैक्टर कितना आ गया 2, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 7। इसका ग्राम इक्विवेलेंट मैं कैलकुलेट करूं तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट आप देखोगे इसके मोल है 1.2 इनटू n फैक्टर कितना है 5, तो इसके कितना आ गया 6। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट है 7, इसके ग्राम इक्विवेलेंट है 6। तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा जो आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम होते हैं। तो किसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है MnO4 नेगेटिव यानी ऑक्सीडेंट के। इसका मतलब ऑक्सीडेंट है वो ही यहां पर अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेंट अवेलेबल डिसाइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब ये डिसाइड करेगा रिएक्शन को। तो फर्स्ट वाले के अंदर और कौन होगा P। अब ऑप्शन देखो आप, ए के अंदर आपका क्या आएगा P, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ फर्स्ट वाले में P है। ऐसे चेक करना है, बाकी को भी करना है। तो कंसेप्ट ध्यान रखो, क्या कंसेप्ट याद रखना है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट वो डिसाइड होता है और पर मोल ट्रांसफर जिसमें जितना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है वो कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द रिएक्शन सो बिलो। रिएक्शन आपको ये गिवन है, देखो क्या दे रखा है CrO4 2 नेगेटिव है, ये H2SO4 से रिएक्ट करके डाइक्रोमेट आयन बनाती है, फिर फेरस सल्फेट से ये क्रोमियम+2 का फॉर्मेशन होता है, जिंक से क्रोमियम+2 में चला जाता है और यहां पर ये AgNO3 के साथ में सिल्वर क्रोमेट है, इसका फॉर्मेशन करता है। तो अब यहां पे देखो कौन कौन से करेक्ट है। पहला देखो, पहला दे रखा है सिल्वर क्रोमेट हैज द फॉर्मूला ऑफ Ag2CrO4 से ये सिल्वर क्रोमेट है Ag2CrO4, ये इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, एक पे +1 होती है, दो पे कितना होगा +2। ये x - 8 = 0, देन x = कितना होगा +6। तो ऑक्सीडेशन भी कितने +6। तो ए है वो हमारा करेक्ट है। दूसरा देखो, द मिनिमम मास ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्रोमियम+3 टू क्रोमियम+2 इज 6.54। ये बोल रखा है कि ये +3 से जब +2 में जा रहा है तो मिनिमम जो जिंक की रिक्वायरमेंट होती है वो 6.54 की होती है। कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो Zn जाता है Zn+2 में, 1 मोल के रेस्पेक्ट में इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं 2 मोल, और इसके लिए रिक्वायर्ड होता है 2 मोल ऑफ क्रोमियम+3, इससे जाएगा 2 मोल ऑफ क्रोमियम+2। जिंक के बारे में पूछा है तो मेरे को ये पता है 2 मोल क्रोमियम है, इससे कितना बनेगा, इसके लिए कितने रिक्वायर्ड है 1 मोल। ये देखो इसमें देखो एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 2, और इसका 1 मोल कितने मोल इलेक्ट्रॉन दे रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो उसके 2 मोल के लिए जिंक का रिक्वायरमेंट है वो कितना मोल है 1 रेस्पेक्ट टू 1 मोल। यूनिटी बनाओ इसकी तो क्या होगा 1/2, और वो यूनिटी कितने के लिए बनानी है आपको, किसके लिए पूछा आपसे, ये देखो 0.1 मोल ऑफ क्रोमियम+3 के लिए पूछा है। तो एज रेस्पेक्ट टू 0.1 मोल इसके रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आपके पास में क्या होगा 1/2 × 0.1 सॉरी
तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा 0.05, इतना मोल हो गया। ये मोल रिक्वायर्ड है, लेकिन आपको तो मास की टर्म्स में निकालना है। मोल से मास कैसे बनाते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, और जिंक का उसका मोलर मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 63.38। तो मास कैलकुलेट करोगे आपका मिनिमम मास, मिनिमम मोल कितने रिक्वायर्ड है 0.05, तो इसके रेस्पेक्ट में मिनिमम मास होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 63.38। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। तो इस वैल्यू को अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो 3.269 ग्राम आ रही है। तो ये वाली है 3.269 ग्राम, और क्वेश्चन में देखा मिनिमम 6.5 और नहीं, ये तो गलत हो गया आपका। क्लियर हो, फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। फिर देखो द कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, सही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। नेक्स्ट द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखकर करेक्टली डिस्क्राइब द रिडक्शन ऑफ Cr2O7 बाय द एसिडिफाइड FeSO4। देखो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +6, यहां पर कितना +2, तो ये देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 के अंदर, और ये रिड्यूस हो रहा है +6 में +3 के अंदर, तो ये भी सही है। तो आपके करेक्ट कौन से A, C एंड D, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा ये थर्ड वाला गलत क्यों आता है, तो कोई थर्ड का कंसेप्ट सीखो आप कि 1 मोल जिंक कितने मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा 2 मोल, और ये बोल रहा है क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 के अंदर जा रहा है, तो एक के रेस्पेक्ट में कितना मोल रिक्वायर्ड है, एक, तो 2 के लिए कितना चाहिएगा 2 मोल, इसके 2 मोल के लिए जिंक चाहिए एक के लिए क्या होगा 1/2 रिक्वायर्ड है रेस्पेक्ट टू 0.1 मोल, देन मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल, देन मोल ऑफ जिंक रिक्वायर्ड 0.05 मोल, एंड मास फ्रॉम मोल कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट फॉर सॉल्यूशन, इनमें से कौन सी रिलेशन आपके लिए सही है। देखो यहां पे जो रिलेशन है वो नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी इसके रिलेशन है। तो हमें पता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, तो हमें इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, या जिसको हम वैलेंसी फैक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखो इसकी मोलैरिटी 0.5 है, और इसका n फैक्टर देखो, कोई भी सोल्ट होता है उसका n फैक्टर टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है +3, तो 2 एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा +6, इसका मतलब n फैक्टर कितना है इसका 6, तो मोलैरिटी 0.5 है, तो n फैक्टर कितना है 6, तो मल्टीप्लाई करो 0.5 मल्टीप्लाई 6, तो कितना आ जाएगा 3, तो ये तो सही है इसकी नॉर्मेलिटी। सेकेंड वन देखो 3M_H2SO4 है, 6N_H2SO4 है, 6 है, n फैक्टर कितना है 2, तो मोलैरिटी कितनी है 3 डिवाइड मल्टीप्लाई 2, तो कितना होगा 6, ये भी सही है। अब इसके लिए देखो इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, और n फैक्टर फॉस्फोरिक एसिड का होता है 3, तो इसकी नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा मोलैरिटी इनटू n फैक्टर 3, तो 3 होना चाहिए ना, 1/3 नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखो इसकी मोलैरिटी कितनी है 1, और इसकी देखो मोलैरिटी आपने कितनी ली 1, n फैक्टर कितना है 6, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा 6n, तो A भी सही है, B भी सही है, और D भी सही है, कौन सा गलत होगा C। कंसेप्ट क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। नेक्स्ट वन, कंसीडर द रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ये बोला किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी तो रिडक्शन हुआ। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो देखो कितना आ गया 2, ये हुआ। SO4O6 2 नेगेटिव, इसका कैलकुलेट करो, देखो कैसे करते हैं, 1x मानते हैं तो 4 का कितना हो जाएगा 4x -12, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो 6 पे कितना हो -12, और ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका सम मॉलिक्यूलर चार्ज की इक्वल होता है, एक्चुअल चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल कितना है -2, देन x इक्वल टू कितना है आपके पास में 10/4 यानी 2.5, तो ये जा रहा है 2 से 2.5 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये 0 से किस में जा रहा है -1 में, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो S2O3 2 नेगेटिव गेट ऑक्सीडाइज्ड टू S4O6 2 नेगेटिव, एंड I2 ऑक्सीडाइज रिड्यूस इन I नेगेटिव, तो I2 गेट रिड्यूस टू I नेगेटिव, तो कौन सा सही है B एंड C, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 12 cc of which neutralize 15 cc of n/10 NaOH, ये आपको गिवन है। तो इसे देखो इसकी नॉर्मेलिटी है वो इक्वल कर दो आप, N1V1 इक्वल टू होता है N2V2, पहले तो नॉर्मेलिटी देखते हैं। इसकी देखो
पहले वाले की नॉर्मेलिटी हमें पता नहीं है, वॉल्यूम कितना है 12, इसकी नॉर्मेलिटी है 1/10 और वॉल्यूम कितना है 15, तो n इक्वल टू आपके पास होगा 15 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 12, 3 से कैंसिल करते हैं कितना होगा 5, ये 4, ये कितना होगा 2, तो कितना होगा 1/8। ये नॉर्मेलिटी होगी, लेकिन नॉर्मेलिटी नहीं पूछी आपसे, आपसे क्या पूछा है ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ पूछी आपको। तो देखो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये पूछा आपसे, इसको स्ट्रेंथ बोला है, तो ये किसके बराबर हो गया, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो गया स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किसके बराबर होगी, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी आपके पास में 1/8 एंड इक्विवेलेंट वेट H2SO4, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 98 डिवाइड बाय एन फैक्टर 2, तो 98 में 16 से डिवाइड करो जाता है 6.12, एंड सेकंड वन इज करेक्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो, N1V1 इक्वल टू N2V2, यहां से इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट में पूछे नहीं आपसे, मास में पूछा है, तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास से इसको मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट वन, 5 मोल ऑफ एसिडिक KMnO4 are required to oxidize a mole of KHC2O4 and 5 mole of calcium hydroxide are required to neutralize B mole of KHC2O4, the value of A and B। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 मोल ऑफ एसिडिक KMnO4 required to oxidize a mole of KHC2O4, KHC2O4 इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन किससे किया हमने, KMnO4 से। कौन सा मीडियम लिया, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में किसमें जाएगा, CO2 में, ठीक है, और ये किसमें जाएगा Mn+2 के अंदर। इसका जब मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करूंगा तो ये एन फैक्टर होगा 5, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इसका कितना +4। यहां पर जो एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज है 1 का, पर मोल देखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन, तो कितने का चेंज आ जाएगा 2 का। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना हमें, तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसको E1 मान लेता हूं, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट KMnO4 वाला E2 मान लेता हूं। मोल के टर्म्स में ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो इसके मोल कितने माना है A और एन फैक्टर कितना है 2, इसके मोल कितने 5, एन फैक्टर भी कितना है 5, तो A कितना आ गया हमारे पास 25 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास है एन फैक्टर। अब दूसरे का देखो, सेकंड हमारे पास में देखा KHC2O4 है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये न्यूट्रलाइज हो रहा है इससे, इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। एसिड और बेस के अंदर एन फैक्टर होता है, एसिड के लिए जो H+ आयन का चेंज होगा और बेस के लिए जो हाइड्रोक्साइड आयन का चेंज होगा, तो यहां पर एन फैक्टर कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर इसका तो होगा 1 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करोगे तो मोल, इसके मोल कितने B, एन फैक्टर कितना है 1, इसके मोल कितने 5 और एन फैक्टर कितना है 2, तो ये A होगा, ये आपके पास में B होगा, A/B आपको कैलकुलेट करना है A/B, 25 डिवाइड बाई 2 और 5 इंटू 2, तो क्या होगा 5/4, तो सेकंड वन इज करेक्ट। बस बच्चों को ध्यान में ये नहीं रखना, ये ध्यान में रखना जब भी रेडॉक्स होता है तो पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, और जब वो एज एसिड और बेस बिहेव करता है तो H+ और OH नेगेटिव है उनको कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 0.1 m H3PO3 solution has normality equal to 0.3 n when completely react with NaOH। तो NaOH से कंप्लीट रिएक्ट करेगा तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता मोलिटी इनटू एन फैक्टर, और ये फास्फोरस एसिड है, देखो ये होता फास्फोरस एसिड OH OH और H, तो इसका एन फैक्टर जो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन होता है ना वही रिलीज करते हैं, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है 2, तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी मोलरिटी इनटू एन फैक्टर 2, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 0.2, और ये क्या दे रखी है 0.3, तो ये वाला गलत है। नेक्स्ट वन H3PO3 इज डाइबेसिक एसिड, सही है, इसका एन फैक्टर कितना है 2, डाइबेसिक, यही H+ निकलेंगे, जो फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट अटैच है H वो नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों की ENO तो अप्रोक्सीमेट सेम है।
तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, इन द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन यहां पे दे रखा है। द एन फैक्टर ऑफ AS2S3 एंड NO3 नेगेटिव इज 28 and 3। देखो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर होता है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में उसके बैलेंस हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो क्या होता है पर मॉलिक्यूल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पर इसका देखोगे तो आर्सेनिक का कितना है +3 और सल्फर का कितना है -2। यहां से आर्सेनिक किस में जा रहा है +5 के अंदर जा रहा है, सल्फर यहाँ पे किस में जा रहा है +6 के अंदर जा रहा है। पहले तो इसका मैं कैलकुलेट करके देखूं तो पर मॉलिक्यूल में आर्सेनिक +3 से +2 में जा रहा, तो एक के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आया आपके पास में, तो एक में कितने का चेंज आ गया 2। सल्फर -2 से +6 में जा रहा तो एक के रेस्पेक्ट में चेंज आ गया 8 का, और नंबर कितने हैं 3, ये होगा 3, एक के रेस्पेक्ट में 2 का चेंज है, इसका नंबर कितना है 2। 4 + 24 तो कितना हो गया 28, तो इसका एन फैक्टर तो हो गया 28। अब इसका देखो ये +5 है और ये +5 से किस में जा रहा है +2 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो गया 3, दूसरे का कितना है 3, तो सही है, इसका 28 है, इसका 3 है। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल और एन फैक्टर में क्या रिलेशन है, मोल इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन एन फैक्टर, यानी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर एन फैक्टर आपके पास में 28:3 है तो वहां पर मोलर रेशियो क्या होगा 3:28, जस्ट अपोजिट होता है। Then first and second both are correct and say explanation। फिर देखो I2 change in IO3 negative and I negative is an example of disproportionation reaction। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इसका कितना -1, तो 0 से +5 में जा रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 में इसका हो रहा है रिडक्शन। और एक ही मॉलिक्यूल के सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसका नाम होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। Then first one is correct। oxidation number of iodine can vary from -1 to +7, ये तो सही है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर होता है मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का होता है, और पी ब्लॉक के लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ग्रुप नंबर -18, तो ग्रुप नंबर तो कितना 17 -18, तो मिनिमम तो कितना होगा -1। मैक्सिमम होता है ग्रुप नंबर -10, तो वो कितना होगा +7, इसमें वेरी कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या होता है कि जब सेल्फ का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, ठीक है, तो कौन सा सही होगा सेकंड वन। देखो क्वेश्चन नंबर 55, मैच द कॉलम। ब्रोमीन है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 से यहां पे जा रहा है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां से माइनस में, वो होगा सेम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो कौन सा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ए के अंदर क्या आ गया R, तो ए में R यहां पर भी है और यहां पर भी है। फिर देखो Fe+2 से यहां पे किस में जा रहा है Fe+3 के अंदर जा रहा है, Mn+7 से किस में जा रहा है +2 के अंदर जा रहा है। डिफरेंट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, तो इंटरमॉलिक्यूलर बी में क्या हो जाएगा P, यहां पर भी है यहां पे भी है। फिर देखो Ag यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे किसमें गया 0 के अंदर, 0 के अंदर ऑक्सीजन, यहाँ पे -2 के अंदर, यहाँ पे क्या किसमें जा रहा है 0 के अंदर, तो +1 से 0 में गया, डिफरेंट का हो रहा ना, एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो सी में क्या हो जाएगा Q, सी में हो जाएगा Q। और यहाँ पे देखो ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये किसमें जा रहा है +1 में। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली सेम एलिमेंट अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होते हैं तो कम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो डी के अंदर कौन सा होगा S, इट मींस थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56, मैच द कॉलम। कॉलम को मैच करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में आपको रेडॉक्स रिएक्शन गिवन है और सेकंड कॉलम में इसके अंदर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट लिखना है। इस रिएक्शन में देखो ये वाला डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये डिस्प्रपोर्शनेशन, ये कम प्रोपोर्शनेशन है, ये वाला भी क्या डिस्प्रपोर्शनेशन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, तीन को मैच कर लेते हैं, अपने आप हो जाएगा। कैसे मैच करते हैं, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है N1 × N2 अपॉन N1 + N2, इससे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। N1 क्या होता है, जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तब एन फैक्टर मान लो। N2 जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तब एन फैक्टर मान लो, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हो ये -2 होता है, ये होता है -3 और ये क्या होता है -1/2। अब जब ये -2 से -3 में जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जब ये -2 से -1/2 में जा रहा है
तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो N1 देखो पहले इसके लिए N1 देखोगे तो यहाँ पर -2 से -3 में गया, कितने का चेंज आया? 1 का। एक एलिमेंट में 1 का चेंज है, पर मॉलिक्यूल देखना होता है, तो 2 में कितने का चेंज आ जाएगा? 2 का। N2 की बात करोगे, N2 देखो -2 से किस में जा रहा है? -12 के अंदर। तो 1 में कितने का चेंज आया? -2 से -12 को माइनस करो तो कितना होगा? 1.5, और 2 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 3। ये आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे 2 × 3/2 + 3, तो क्या होगा? 6/5। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट अपॉन n फैक्टर, तो 6/5, तो क्या होगा? 5m/6। तो A के अंदर क्या हो गया? ये वाला S होगा, A के अंदर S, ये वाला जाएगा A के अंदर S, ये दे रखा देखो, इसमें भी हालांकि B के अंदर Q, B के अंदर Q इसमें भी है, B के अंदर Q इसमें भी है, तो सेम है, सेम ऐसे ही करना है। C में इसमें R है, इसमें P है, और D में इसमें P है और जिसमें इसमें R है, तो D और C को देख लेते हैं। चलो मैं D का बताता हूं आपको, D में कैलकुलेट करते हैं क्योंकि B वाला तो सेम है, सेम मेथड से चेंज होगा। D में देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +1, ये कितना है? -3, और ये कितना है? +3। तो +1 से -3 के अंदर गया, तो बताओ कितने का चेंज आ गया? 4 का। ठीक है, +1 से +3 के अंदर गया, कितने का चेंज आ गया? 2 का। ये चेंज हुआ, तो n फैक्टर देखो क्या होगा? 4 × 2/4 + 2, तो कितना होगा? 8/6, यानी कितना होगा? 4/3। तो E = क्या हो गया? m 4/3, यानी 3m/4। 3m/4 किसमें? P के अंदर, यानी D में क्या आ जाएगा? P, तो D में P है, ये वाला करेक्ट है। तो बेटा अगर 2 पहले देखो, पहले ये वाला करेक्ट हो गया 2, तो फिर जो सेम आ रहा है तो उसको चेक नहीं करना होता, टाइम वेस्ट होता है। उसे चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, उसको सेम मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सैंपल ऑफ रॉ मटेरियल कंटेन NaNO3, इट्स कंटेन सेम NaIO3, the NaIO3 can be used to a source of iodine produced in the following reaction। ये एक रिएक्शन दे रखी है, IO3 नेगेटिव HSO3, I नेगेटिव और HSO नहीं होगा, 2 नेगेटिव आ गया तो H नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हो गया। I नेगेटिव + IO3 I2 + H2, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, यहां पर लिखना होता तो 3H+, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये होगा 3, बैलेंस करनी आपको आती, तो ये वाली रिएक्शन कितनी होगी? 3, तो ये वाला भी कितना आ जाएगा? 3। ये वाली बैलेंस रिएक्शन आपने कर ली, इसको बैलेंस करो तो ये कितना हो गया? I नेगेटिव, ये 5 और ये 6, तो ये 3, और ये कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये बैलेंस करते हैं। हीट और ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लो, या फुल मेथड लगा के आप बैलेंस कर सकते हो। 1 liter of sample contain 693 gram of sodium iodate is treated with stoichiometric quantity of a NaSO3. Now a sequential amount of same solution is added to reaction mixer to bring about the reaction 2। सेकंड से 2 बना ली। तो सबसे पहले NaIO3, इसके मोल देख रहे हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जब इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो ये वाले मोल आते हैं 2, यानी IO3 नेगेटिव है, इसके अगर मोल की बात करें तो ये मेरे पास में कितने मोल है? 2 मोल है। तो अब देखो मैं इसको बैलेंस करूं, तो देखो कैसे बैलेंस करते हैं। फर्स्ट वाले के अंदर देखो, फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है? n फैक्टर ऑफ IO3 नेगेटिव इन रिएक्शन 2। सेकंड के अंदर IO3 नेगेटिव, उसका n फैक्टर आपके पास में कितना है? तो n फैक्टर आप देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन IO3 का नेगेटिव का पूछा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। ठीक है, और यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। IO3 नेगेटिव इसका पूछा है, तो बताओ +5 से किस में गिरा? 0 में, तो कितने का चेंज आ गया? 5 का। पर मॉलिक्यूल में कितना है? 1। तो A के अंदर क्या हो गया? A के अंदर हुआ हमारे पास में S, A में हो गया S, तो A में S, एक तो इसके पास में S है, एक इसके पास में S है, फिर जो कॉमन है उसको छोड़ दो। फिर देखो इसमें भी B है, P है, और इसमें भी P है, मोल कैलकुलेट करोगे तो सेम आ जाएगा इस टाइप से। या मोल कैलकुलेट आप करना भी चाहो तो यहाँ पे देखो P के अंदर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ HSO3 नेगेटिव यूज रिएक्शन फर्स्ट, इसके मोल कितने होंगे? तो इसके 2 मोल है, तो इसके रेस्पेक्ट में कितने होंगे? 3। स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है, इसकी कितनी है? 3 है। इसका 1 मोल यूज आता है तो इसका कितना आएगा? 3, तो 2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा? 6। तो B के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास में? 6। अब मोल ऑफ I2 प्रोड्यूस, I2 इसके कितने मोल है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं? I2 के प्रोड्यूस मोल है, ये आपसे पूछा है। तो देखो ये 5 के रेस्पेक्ट में कितना बन रहा है? 3, ये I2। तो 1 के रेस्पेक्ट में कितना बनेगा? 3/5,
समझ रहे? देखो इसका जो मोल है 2, तो इसका भी मोल कितना होगा 2, स्टोइकियोमेट्री सेम है तो मोल सेम होंगे। इसके 2 मोल से इसके 5 मोल से कितना बन रहा है 3, तो एक से कितना बनेगा 3/5 और मोल कितने 2, तो कितना होगा 6/5 और 6/5 कितना होता है 1.2, तो इसमें क्या आ जाएगा 1.2 किसके अंदर है Q के अंदर, ये क्या, तो सेकंड भी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58। अब देखो रिएक्शन आपको दे रखी है, 1 मोल ऑफ ferrous oxalate is separately oxidized by KMnO4 and K2Cr2O7 in acidic medium to Fe+3 and ion CO2। अब देखो इसके अंदर आपको ये दे रखा है FeCr2O7, एक तो ये दिया है, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो FeC2O4 एसिडिक मीडियम के अंदर, ये तो K2Cr2O7, तो ये कन्वर्ट होता है क्रोमियम +3 के अंदर +6 से, और ये कन्वर्ट किस में होगा Fe+2 के अंदर जाएगा और CO2 के अंदर जाएगा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4। सबसे पहले तो इसके मोल इसको काउंट करते हैं हम। इसके मोल देखो, इसके मोल देखो तो एन फैक्टर देख लो इसका कितना है, 1 के रेस्पेक्ट में कितने का चेंज है 3 का, तो 2 के रेस्पेक्ट में कितना होगा 6, ये आ गया। सेम ये रिएक्शन ही किससे होगी KMnO4 से, क्योंकि ये वाला तो सेम है दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसका सेम मोल मान लेते हैं दोनों में, तो इसके लिए कितने की रिक्वायरमेंट है 6 की। अब KMnO4 में देखो एसिडिक मीडियम में, और हमें पता होता है KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम के अंदर ये कन्वर्ट होता है Mn+2 के अंदर, और ये कितना है +7 से +2 में जाता है, तो कितने का चेंज होगा 5 का, तो एन फैक्टर कितना है इसका 5, तो इसके कितने मोल रिक्वायर्ड है 6, तो MnO4 के कितने होंगे, सॉरी एन फैक्टर कितना है 6, उल्टा होता है ना मोल और एन फैक्टर, तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू एन फैक्टर, तो मोल का रेशियो देखो ये होता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। पहले के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है 6 और दूसरे के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना है 5, तो मोल का रेशियो क्या होगा, मोल का रेशियो आपके पास में KMnO4 का कितना होगा 6 और K2Cr2O7 का कितना होगा 5, 6:5, फर्स्ट वन इज करेक्ट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 रिक्वायर्ड इज 1:1, तो इक्विवेलेंट में सब चीजें बराबर होती है, इक्विवेलेंट में तो स्टोइकियोमेट्री है वो अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो ये सही है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ FeC2O4 इज 1/3 ऑफ इट्स फॉर्मूला वेट, तो देखो एन फैक्टर निकालो, Fe+2 से किस में जा रहा है Fe+2 है, इससे जा रहा है Fe+3 में, इसका एन फैक्टर कितना 1, यहां पर जो C2O4 यहां पे कर देता हूं, देखो इसका +2 है और ये कितना +3, ये +2 से जाएगा +3 के अंदर, और ये वाला +3 इससे किस में जाएगा +4 के अंदर, तो चेंज जो पर मॉलिक्यूल का चेंज देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आएगा 1 का, इसके रेस्पेक्ट में कितने का चेंज आएगा, 1 में 1 का चेंज है तो 2 में 2 का चेंज होगा, तो टोटल कितने का चेंज आएगा 3 का, टोटल 3 का चेंज है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर इसका कितना होगा 3, ये होगा ना, तो ये क्या होता है फॉर्मूला वेट का क्या होता है 1/3, तो ये भी सही है। FeC2O4 अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन तो है ही नहीं इसमें के अंदर, ये तो अलग अलग, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है सेम एलिमेंट डिफरेंट के अंदर जाता है, इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंट एटम वो अलग अलग में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही शो कर रहे हैं, तो कौन सा होगा ABC। नेक्स्ट वन, इन बैलेंसिंग द हाफ रिएक्शन Cn नेगेटिव CnO नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड, तो देखो इसको बैलेंस करो, आपके पास में रिएक्शन है Cn-, ये जा रही है CnO-, कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस है, उसके बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, तो ऑक्सीजन को बैलेंस किससे किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, एक वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल जो ऐड करोगे ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, लेकिन हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन किससे बैलेंस करते हो 2H+ से। अब देखो इधर कितना नेगेटिव चार्ज है -1, इस पे -1 है, और इधर एक्स्ट्रा कितना आ गया +2 प्लस आया ना, तो प्लस किससे बैलेंस होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से, तो इस साइड में क्या ऐड करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो राइट साइड में क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 कॉलम है, इसको आपस में मैच करना है। तो देखो CH4 है, CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -4, तो ये -4 है, इसमें देखो किसमें -4, इसके अंदर है, -4 से किसमें जाएगा वो +4 के अंदर, तो एन फैक्टर कितना हो गया A के अंदर ये वाला है Q, तो एन फैक्टर कितना होगा 8 हुआ ना, तो 8 हुआ तो 8 किसके अंदर है इसके अंदर, तो A के अंदर फर्स्ट और Q आएगा, फर्स्ट और Q, एक तो इसके अंदर है फर्स्ट और Q, एक इसके अंदर है फर्स्ट और Q, फिर B में सेकंड और P है, तो सेकंड और P है जो सेम होता है उसको हटा दिया करो, थर्ड भी सेम है, अरे वाह, तो D के अंदर अब चेक करो, D में इसमें देखो थर्ड और P उसमें S दे रखा है, तो देखो थर्ड के अंदर देख लेते हैं,
डी के अंदर देखो, इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है -2, और -2 से वो +4 में जाएगा ऑक्सीडाइज होके। तो ये किसके अंदर आ रहा है, ये तो S के अंदर आ रहा है। एन फैक्टर इसका कितना हो गया, एन फैक्टर देखो लो कितना हुआ, -2 से +4 के अंदर गया, कितने का चेंज आया 6 का, एक में 6 का चेंज आया, तो 2 में कितने का चेंज होगा 12 का। थर्ड में क्या होगा S, तो थर्ड में S इसके अंदर है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। तो बेटा सिंपल सा पहला मैच कर गया आपका। उसके बाद में दो सिमिलर, तो उसको छोड़ दो, टाइम को भी आपको बचाना। हालांकि आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे देखो CO इसका ऑक्सीडेशन कितना होता है +2, तो +2 से वो किस में जाएगा +4 के अंदर, ये वाला आ जाएगा। एन फैक्टर कितना होगा 2, तो इससे ये मैच कर दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप सबको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ एन ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इज XM, 40 ml of this solution react with 60 ml of 0.05 m acidified KMnO4. What is the pH of XM oxalic acid solution? Assume that oxalic acid dissociate completely. ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देना है। जो भी ऑक्जेलिक एसिड है इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ऑक्जेलिक एसिड है, इसका एन फैक्टर देखोगे, ये ऑक्सीडाइज होगा, एन फैक्टर कितना आएगा इसका 2, ये होगा ना H2C2O4, कार्बन का ऑक्सीडेशन +3 है, वो CO2 में जाएगा, +4 में, एक में चेंज आएगा 1 का, तो 2 में कितने का आएगा 2 का। इसका एन फैक्टर होता है 2 इंटू मोलिटी कितनी X, ये तो आगे इसकी नॉर्मेलिटी, इंटू वॉल्यूम 40 ml। अब KMnO4 है, ये कितना है 0.05, एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में जाता है, तो 5 का चेंज आता है, मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू कितना हो गया 16। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करो, 0.05 इंटू 5 इंटू 16 अपॉन 2 इंटू 40। यहां से इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू आती है 0.05, ये आएगा। ऑक्जेलिक एसिड की कंसंट्रेशन है, और फिर ये जूम करना कि वो कंप्लीट आयनाइज हो रहा है, तो कंप्लीट आयनाइज हो रहा है ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, तो कितने H+ आइन देगा वो 2H+ आइन, यानी इसकी कंपैरिजन में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो डबल मिलेगी मोलिटी में। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आइन आपके पास में क्या होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 0.1, इट मींस 10⁻⁻1। देन pH इक्वल टू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। 10 की जो नेगेटिव पावर होती है वो pH को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है, द सॉल्यूशन कंटेन 2.7 into 10⁻³ मोल ऑफ A2+ आइन, रिक्वायर्ड 1.6 into 10⁻³ मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव फॉर दिस ऑक्सीडेशन ऑफ A+2 A3 नेगेटिव। तो मीडियम इज देखो +2 से किस में जा रहा है +5 में, कितने का चेंज आ गया 3 का, इसका एन फैक्टर कितना हुआ 3। ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देखो ए सॉल्यूशन कंटेंट 2.7, ये है 2.7 into 10⁻³ मोल इंटू एन फैक्टर, ग्राम इक्विवेलेंट होता है, इसके मोल एन फैक्टर कितना 3। इसको कैलकुलेट करो, ये कितना 1.6 into 10⁻³ मोल, एन फैक्टर n, तो n इज 2.7 यानी 8.1 लिख दो, 2.7 कितना 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻³, ये कैंसिल आउट, ये कितना हुआ 5। n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, इसका मतलब कितने का चेंज आ रहा है 5 का चेंज है, यानी +7 किस में जा रहा है +2 में, और वो कौन सी मीडियम में जाता है एसिडिक में। न्यूट्रल में कितने का चेंज होता है +7 से वो किस में जाता है MnO2 में +4 के अंदर जाता है, और फ्यूज्ड के अंदर 1 का चेंज आता है, तो मीडियम कौन सा होगा एसिडिक। एन फैक्टर के बेसिस पे बताएंगे। मैच द कॉलम मैच करना है। मोर सॉल्ट होता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसमें फेरस होता है ना Fe+2, वो किस में जाता है Fe+3 के अंदर, और इसमें चेंज होता है FAS होता है मोर सॉल्ट, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट होता है 6S2 होता है, जिसमें Fe+2 Fe+3 में चेंज होता है, इसमें 1 का आता है। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या होगा A, फर्स्ट वाले के अंदर हुआ A, और एन फैक्टर कितना हुआ 1। तो फर्स्ट वाले में A और एन फैक्टर 1 P में भी है और R में भी है, तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। चलो आगे चेक करते हैं। MnO4 नेगेटिव होता है एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम के अंदर वो क्या करता है Mn+2 के अंदर जाता है, तो सेकंड के अंदर क्या आ गया आपके पास में B, सेकंड में आया B, और कितने का चेंज होगा देखो यहाँ पर 5 का चेंज हो रहा है ना, एन फैक्टर कितना आएगा 5, इसका मतलब क्यों आएगा सेकंड में B और क्यों, अरे वाह
ये तो चलो, एक तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गए, दो क्यों बच गया। अब थर्ड से आ जाएगा MnO4 नेगेटिव फ्यूज्ड बेस, ये Mn+6 के अंदर जाता है, ये वाला होता है फ्यूज बेस के अंदर। कितने का चेंज आएगा, 1 का। तो ये D आ गया और कितने का चेंज होगा, 1 का। S में भी कितना है, सॉरी D के अंदर कौन से का किया आपने, थर्ड में D आएगा और D में कितना आएगा, 1 का चेंज, और 1 किस में आ रहा है, R में। तो कौन सा होगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट। बस आपको यहाँ पे ये रखना है, एसिडिक मीडियम के अंदर KMnO4 है वो +7 से +2 के अंदर जाता है। न्यूट्रल मीडियम हो या हल्का क्षारीय माध्यम हो या माइल्ड बेस हो तो उस कंडीशन में वो जाता है +4 के अंदर, और फ्यूज्ड बेस आ जाता है तो वहां पे वो जाता है +6 में। A compound contain A, B and C. The oxidation number of A is +2, B is +5 and C is -2. The formula of the compound. जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है तो देखो क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एक्चुअल चार्ज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। कि उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसका सम किसके ऊपर बराबर होता है, उसके चार्ज के बराबर होता है। और इन सब पे चार्ज कितना दे रखा है, 0। तो 0 चार्ज, ये रखने पे 0 चार्ज कब आ गया, जैसे A की वैल्यू में रखूं +2, फिर B की कितनी रखूं +5 और C की कितनी -2 -4, तो 0 तो नहीं है यहाँ पे। देखो 5 और 2 कितना, 7 -3, तो ये तो +3 आ गया, इट मींस ये नहीं है। ऐसे चेक करना है, जिसमें यहाँ पे इसको थर्ड वाले को चेक करता हूँ, A में 3 है तो 3 के लिए कितना होगा, 6। फिर देखो B के अंदर कितना है, 5 2 जा 2 तो कितना होगा 10, तो प्लस का कितना होगा 16। एक C के पास में कितना होता है, एक C के पास -2 और यहाँ पर 8 C है, 4 तो अंदर डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2, तो 8 में कितने होंगे 16, तो कितना होगा 0। यानी जितने भी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम करके 0 लाना है, वो किस में आ रहा है, थर्ड में। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, काउंट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो Fe+2 से Fe+3 के अंदर जा रहा है तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कार्बन +3 से किसमें जा रहा है, +4 के अंदर जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब Fe और कार्बन का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Mn है वो +7 से किसमें जा रहा है, +2 में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। Fe और C इसका तो हो रहा है, ये तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, और Mn क्या हो रहा है, रिड्यूस, ये तो सही है। ये बोल रहा कि ऑक्सीडाइज Fe ओनली, नहीं कार्बन भी हो रहा है, ये गलत है। Fe तो रिड्यूस हो ही नहीं रहा, C ओनली, ये भी गलत है। तो रिड्यूस C, ये भी गलत है। कितना सही है, सिर्फ फर्स्ट वाला सही है। देखो Fe और कार्बन ये तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, है ना, और Mn है वो रिड्यूस हो रहा है, ओनली वन करेक्ट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2 इज +1 एंड -1। देखो ये होता ब्लीचिंग पाउडर है, OCl Calcium is less electronegative atom than Cl. Then Cl contain -1 and charge of calcium is +1. Oxygen is more electronegative than Cl. Then Cl has +1 and oxygen has -1. तो oxidation of Cl in 1 -1 and 1 +1, यानी एक की +1 एक की -1, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन NH4+ हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसमें, -3। NO3 नेगेटिव कितना होगा, +5, बोथ आर करेक्ट। यहां पे देखो, इसमें देखना है कि कहां पर ये H2O2 कहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और कहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये देखो 0 से इसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा है, माइनस के अंदर, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन किया है इसने, तो यहां पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर देखो HOCl, तो Cl पे यहाँ +1 है, यहाँ पर -1 है, तो इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये होगा ना। अगर पास वाली कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो उसके लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है, समझ में, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, और दूसरे का अगर वो रिडक्शन करवा रहा है तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों ही केस के अंदर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का था, क्या सॉल्यूशन था जिसको आपने अच्छे से किया होगा। तो सारा कंसेप्चुअल पेपर था, आपने कंसेप्ट को सही से लर्न करना है। मेन बात ये रखना कि KMnO4 K2Cr2 एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में किसकी तरह बिहेव करते हैं, और ग्राम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट में आप ये पढ़ते हो कि दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल किया जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट। माई सेल्फ राजेंद्र वर्मा, टीम केमिस्ट्री। बेटा आज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मिड सेशन सेकंड में पेपर दिया है, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन और आइसोमेरिज्म 2 टॉपिक हैं। इसके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। करें शुरू बेटा। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार कीजिए।
आपको 3 स्ट्रक्चर दे रखी हैं और इन स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन स्टेटमेंट के बेस पर आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या है देखिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या चेक करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहां देखें 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3। तो फर्स्ट एंड सेकंड को आप ध्यान से देखें, इसका डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पर है, इसका डबल बॉन्ड थर्ड नंबर पर है। तो इसमें स्ट्रक्चर सेम नहीं है, स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसलिए आप इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं कह सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ज्योमेट्रिकल नहीं, एक्चुअली पोजीशन आइसोमर्स हैं। सेकंड एंड थर्ड हैव ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड में दोनों H ऑपोजिट साइड में है, ट्रांस है। थर्ड में दोनों H ऑपोजिट हैं, ट्रांस है। तो ये सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत था। फर्स्ट एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? सिस। तो देखें फर्स्ट में और थर्ड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये भी सही है। फर्स्ट हैज सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये भी सही है। बी सी डी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आपका आंसर क्या आया बेटा? फोर्थ। आंसर क्या रहेगा आपके पास? फोर्थ रहेगा। ठीक है बेटा, एक मैच द कॉलम दिया है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया है और इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फैक्टर्स दिए हैं, इनको मैच करना है। यहां पर ये सिस और ये ट्रांस। ट्रांस मोर स्टेबल क्यों होता है, इसको आप कौन से फैक्टर के थ्रू एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहां पर ये चेक करना है। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 6 है, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो इनकी स्टेबिलिटी को आप हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या लेके चलेंगे इसमें? यहां पर दोनों CH3 के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यहां दोनों CH3 के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ऑप्शन आना चाहिए। तो ए में क्या रहना चाहिए? Q। ठीक है, आगे देखें, इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा फैक्टर काम आएगा? ये आपके पास स्टैगर्ड है और ये इक्लिप्स्ड है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, एक तो इनके बीच का स्टेरिक स्ट्रेन और दूसरा इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन भी ज्यादा होता है। यहां पर टॉर्जनल स्ट्रेन ज्यादा होता है, स्ट्रेन बढ़ने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो बी में आप क्या ले सकते हैं? आर ले सकते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। लेकिन बी में आप पी के बेस पर आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। आंसर क्या जा रहा है बेटा? सेकंड जा रहा है। सी को एक्सप्लेन करना है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपके पास 2 है और यहां अल्फा हाइड्रोजन आपके पास क्या है? 6 है। तो इसकी स्टेबिलिटी किसके बेस पर जा रही है? हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर जा रही है। आंसर क्या आ गया बेटा? सेकंड। ठीक है, some statements are given below with reference to the given compound. Identify the correct statements among them. दिए गए यौगिक के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों की पहचान करो। ठीक, देखिए ये कंपाउंड है। इट कैन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म, यह स्थिति समावयवता प्रदर्शित कर सकता है। बिल्कुल पोजीशन शो कर सकता है। अगर मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करूं तो पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी सही है। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है।
इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिल्कुल सही है, इसमें कायरल सेंटर है इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है ये। इट कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल आइसोमर क्या बनाया जा सकता है, कीटोन बनाया जा सकता है, तो इट कैन शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये कंपाउंड चारों तरह की आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड। रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, चूज द स्टेटमेंट्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द अबव स्ट्रक्चर्स, उस कथन को चुने जो इन संरचनाओं को सबसे अच्छे से वर्णन कर सकता हो। स्ट्रक्चर को देखें तो अपने पास यहां पर 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, इसकी बात करें 1 2 3 बराबर है। यहां देखें 1 2 3 4 5 6, यहां देखें 1 2 3 4 5 6। A, C and D रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड। A, C और D क्या सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखें 3 इथाइल 4 मिथाइल 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये सेम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने को यही तो लेना था। A एंड C आर आइसोमर्स ऑफ B एंड D। A और C B और D के आइसोमर नहीं हो सकते बेटा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच ही नहीं करेगा। A एंड D आर आइसोमर ऑफ B एंड C, ये भी नहीं रहेगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आया बेटा आपके पास, फर्स्ट। The compound X has molecular formula C4H7Cl. Find out the number of its cyclic isomers. Structural and geometrical only, excluding optical isomer नहीं देना है अपने को। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, ये सब पॉसिबल, देखो अच्छे से। एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और ये आपको दो ज्योमेट्रिकल भी मिल रहे हैं। ऑप्टिकल अपने को कंसिडर इसमें करने नहीं थे, तो आपको कितने मिल रहे हैं इसमें, 5। आंसर क्या आ गया, 4th, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन गिवन कंपाउंड्स, देखिए नंबरिंग करके इसका। वन 2 3 4 5 6, कैसे लग रहे हैं बेटा ये? 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्स 1 इन, ये दोनों तो आइडेंटिकल हुए, दोनों के दोनों क्या है, आइडेंटिकल्स हैं। Which of the following does not represent 2-chloro-pentane-3-ol? तो इसकी बात करें, अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को लिखना चाहूं तो CH3CH2 ये रहा, फिर उसके बाद CHOH ये रहा, फिर उसके बाद CHCl एंड CH3, क्या आना चाहिए, 2-क्लोरो पेंटेन 3-ऑल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2-क्लोरोपेंटेन 3-ऑल को। इसकी बात करें,
ये भी 2-क्लोरोपेंटेन 3-ओल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी बात करें, ये भी इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी बात करें, इसके साथ मैंने अटैच कर लिया। देखो इस पर एक Cl अटैच है, एक H अटैच है, एक इथाइल अटैच है। अब ये कार्बन जो था ये किसके साथ कनेक्ट है? एक और कार्बन से कनेक्ट है जिस पर H है, यहां OH है और यहां पर आपके पास है CH3। ये तो है 1 2 3, 2 क्लोरो नहीं आ रहा इसमें, 3 क्लोरो पेंटेन 2-ओल आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। डज नॉट रिप्रेजेंट बोला ना बेटा। आंसर क्या आया? 4th। ठीक है। हाउ मेनी कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड? देखें कितने कायरल कार्बन्स हैं। एक ये कायरल कार्बन है, 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 एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये नहीं है ना, ये दोनों ग्रुप सेम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर 4 था। ठीक, समझ में आ रही बात बेटा? सिंपल है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर डायस्टीरियोमर्स। गलत हो गया बेटा। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज डायस्टीरियोमर नहीं, क्या होते हैं? एनेंशियोमर्स होते हैं। ये तो होता है डी ग्लूकोज और इसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या होंगे? एनेंशियोमर। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज एक दूसरे के लिए किसका काम करेंगे बेटा? एनेंशियोमर का काम करेंगे। तो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर डायस्टीरियोमर, इसकी वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। स्टेटमेंट सेकंड है मीजो टार्टरिक एसिड एंड प्लस टार्टरिक एसिड आर एनेंशियोमर। गलत हो गया बेटा। एनेंशियोमर होने के लिए मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए और मीजो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एनेंशियोमर नहीं है। ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे? डायस्टीरियोमर्स होंगे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज कायरल कंपाउंड। ये जरूरी नहीं है। जैसे मीजो कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है लेकिन मॉलिक्यूल कायरल नहीं होता है, तो कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन एटम्स आर ऑलवेज कायरल एट कंपाउंड्स, ये जरूरी नहीं है। तो तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। आंसर 4th आ जाएगा आपके पास। ठीक। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर मीजो कंपाउंड्स? देखें, मीजो कंपाउंड के लिए पहली कंडीशन मिनिमम 2 कायरल सेंटर और मॉलिक्यूल शुड बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये मीजो है। इसमें प्रेजेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये मीजो है। ये मीजो नहीं है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। इसकी बात करें तो ये मीजो कंपाउंड है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? ये इस तरह से है, ये मॉलिक्यूल ऐसा है। तो यहां इस जगह, इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर इस जगह क्या मिलेगा बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो OH ऊपर है, OH नीचे है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। CH3 से CH3, H से H, आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा? मीजो कंपाउंड होगा। इसमें चेक करेंगे
पीओएस दिख रहा है आपको इसमें, ये भी मीजो है। इसमें इसमें कहीं भी कोई कायरल सेंट्री नहीं है, तो ये भी मीजो नहीं है और ये भी मीजो नहीं है। तो मीजो कंपाउंड कितने हैं बेटा आपके पास? 4 कंपाउंड मीजो हैं। थर्ड आंसर आ गया, ठीक है। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर प्रॉपर्टीज गिवन इन कॉलम सेकेंड। तो देखें, ये कंपाउंड के पास ऐसे पीओएस आ गया, तो क्या मैच करेगा ये? देखें, कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और मीजो भी है, और कैन शो ज्योमेट्रिकल, ये भी सही है। अभी ये सिस फॉर्मेट में है और किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये ट्रांस फॉर्मेट में कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो क्यू आर एस तीनों ही सही जा रहे हैं, ठीक। आगे चलें बी में। ये तो मॉलिक्यूल कायरल है और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर नहीं सकता, तो बी के लिए क्या आएगा बेटा आपके पास? पी आएगा ना, बी के लिए देखो पी आ गया। सी की बात करें, यहां पर एक ही कायरल है, ये कायरल नहीं है, तो ये भी कंपाउंड कैसा हुआ? कायरल ही हुआ। डी की बात करें, ये इसमें POS प्रेजेंट है, तो ये एक कायरल मॉलिक्यूल है और ये क्या शो कर सकता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो Q एंड S आंसर कौन सा आ गया बेटा? फर्स्ट, ठीक है। एलाइल, अल्कोहल एंड एसीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स। ये एलाइल अल्कोहल है और ये एसीटोन है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो फंक्शनल आइसोमर है, ये स्टेटमेंट सही है। कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ये भी सही है और ये इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट, गलत हो गया, बोथ, ये आंसर आ जाएगा इसका। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात क्लियर है? आंसर क्या जाएगा बेटा? सेकंड। गलती तो नहीं कर दी होगी? ऑप्शंस के ऊपर, इनको ऊपर नीचे किया जा सकता है, इसलिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉपर आंसर चेक करें बेटा। फिर AR का क्वेश्चन है, सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 हेक्सीन आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टू ईच अदर। गलत हो गया ना, दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल थोड़ा, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा, तो गलत हो गया। तो ये तो सीधा सीधा आंसर ही चला जाएगा। स्टीरियो आइसोमर्स ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये सही है। रीजन इज ट्रू और फॉल्स, तो अपने को यहां से मिल गया ये आंसर। फोर्थ, 81, R lactic acid and L lactic acid have identical physical properties। R lactic acid और L lactic acid ये दोनों क्या होते हैं? एनेंटियोमर होते हैं। दोनों के दोनों क्या रहते हैं? एनेंटियोमर्स रहते हैं। और एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उनका स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका दूसरा एनेंटियोमर जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है। स्टेटमेंट सेकंड, प्रेजेंस ऑफ कायरल एटम इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। गलत हो गया ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन की प्रेजेंस कंपलसरी नहीं है, मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल एटम तो नहीं होता लेकिन वो मॉलिक्यूल कायरल होता है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर देता है वो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या जा रहा है आपका? थर्ड आंसर जा रहा है। ठीक है। 82 which of the following statements are correct for cis trans isomerism? It is a type of structural, गलत हो गया ना, cis trans isomerism is a type of stereoisomerism, not structural. cis trans isomers have identical dipole moment, ये भी गलत हो गया। cis trans के dipole moment identical हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि cis trans क्या है? डायस्टीरियोमर्स, और डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। cis 2-butene has higher boiling point than trans 2-butene। जैसे ये मेरे पास cis 2-butene है, पोलर कंपाउंड है। ये ट्रांस 2-ब्यूटीन है, इसका डायपोल मोमेंट 0 आएगा, नॉन पोलर है, तो पोलर कंपाउंड होने की वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो cis 2-butene हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस 2-butene, ये सही है। 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कैन शो cis trans isomerism, ये भी सही है। क्या पूछा था आपसे? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो थर्ड एंड फोर्थ ही करेक्ट है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपके पास? फोर्थ जाएगा। Which of the following statements is true about optical isomerism? 2,3-dichlorobutane has one optically inactive isomer, बिल्कुल सही है। इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये करेक्ट है। डायस्टीरियोमर्स मे और मे नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। डायस्टीरियोमर्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, यहां पर आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये दोनों डायस्टीरियोमर हैं, इसमें से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दोनों डायस्टीरियोमर हैं, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक ऑप्टिकली एक्टिव है। तो डायस्टीरियोमर्स मे और मे नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। 4 स्टीरियो आइसोमर्स, इसको चेक करते हैं एक बार। One, 2, 3, 4, 5, 6. 2-ene 3,4 डाइमिथाइल। अब ये GI शो करेगा और ये OI शो करेगा, तो 2⁻², से आपके पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। ये भी सही है। डी कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नहीं बेटा, ये डी जो कॉन्फ़िगरेशन है डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कभी नहीं करेगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या लगाना होता है? स्मॉल डी साइन लगाना होता है, कैपिटल डी साइन नहीं लगाना होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही सही हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, हाउ मेनी पेयर्स आर चेन आइसोमर्स, पूछा ना आपसे। चेन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो
कार्बन चेन में डिफरेंस मिलना चाहिए। वो कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन भी हो सकती है और साइड कार्बन चेन भी हो सकती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पेरेंट कार्बन चेन चेंज हो गई तो ये चेन आइसोमर है CI। इसकी बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, देखो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा है, ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर गया, ठीक है। कार्बन चेन में डिफरेंस आ गया तो ये भी क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। ये दोनों जो हैं पोजीशन आइसोमर्स हैं। और यहां इसकी बात करें इनका तो आइसोमर्स ही नहीं है, आर नॉट आइसोमर्स। तो CI कितने हो गए, 2। आंसर फर्स्ट आ गया इसमें। एक मैच द कॉलम है, 3 कॉलम है, इनको आपको मैच करके देखना है, ठीक है। अब ये कंपाउंड है, कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है और इसके कितने आइसोमर बनेंगे इससे आपको कंपेयर करना है। तो यहां पर ये क्या पोजीशन शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। और इसके आइसोमर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो A से D मैच कर रहा है और P मैच कर रहा है, ADP। तो फर्स्ट के साथ D, फर्स्ट के साथ D और फिर P, फर्स्ट के साथ D और फिर P। अब देखें सेकंड के साथ, सेकंड में आप देख पा रहे हैं ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। ये है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा ये बना सकते हो। तो ये दोनों आपस में क्या बने, पोजीशन आइसोमर बने। और इनका नंबर कितना आया, 2 आया। तो सेकंड के साथ A आएगा और A के साथ P आएगा। सेकंड के साथ A आएगा और A के साथ P आएगा। सेकंड के साथ C यानी कि ज्योमेट्रिकल ये तो नहीं आएगा, तो आंसर फर्स्ट ही चला जा रहा है, बाकी सब मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या शो करेगा, यहां पर कायरल सेंटर है, ऑप्टिकल शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे इसके अंदर, 2, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, ठीक है। और फोर्थ की बात करें CS, C मतलब ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल ही ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। और ये सिमेट्रिक है तो इसके आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। मैलिक एंड फ्यूमेरिक, मैलिक एसिड तो ये होता है बेटा, ये मैलिक एसिड होता है। ये फ्यूमेरिक होता है। और ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये मैलाइक एसिड होता है। स्पेलिंग में डिफरेंस है बेटा, ध्यान से देखना। तो मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर नॉट आइसोमर्स, आर नॉट आइसोमर्स आएगा। ये दोनों आपस में आइसोमर है ही नहीं ना, बात समझ में आ रही है। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एनेंशियोमर, 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 इनके बारे में पूछा है, चलो देखते हैं इसके अंदर। एनेंशियोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो ये सबसे पहले चेक करना होता है बेटा इसमें। 1 2 3 4 5 इसमें चेक करें, 1 2
3 4 5, इसमें चेक करें 1 2 3 4 5, इसमें चेक करें 1 2 3 4 5। अब देखो यहां पर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, इसके अंदर 2 ब्रोमो 3 क्लोरो है, तो ए बी सी इनका सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन डी का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो यहां पर एनेंटियोमर वर्ड दिया हुआ है, तो एनेंटियोमर में आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो एनेंटियोमर में कंसीडर नहीं होगा। तो जहां पर डी है वो तो आपके ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अब आपको फर्स्ट और सेकंड में से ही कोई चेक करना है। अब चेक करें एनेंटियोमर्स क्या रहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होता है, और इनके जो कायरल सेंटर है उनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अपन देखें, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिख लेता हूं। एक 2 स्विच मेथड होता है बेटा, उस 2 स्विच मेथड से मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। इसको ऊपर ले आता हूं, इसको यहां ले आता हूं, और Cl को यहां ले आता हूं। अब देखें ए को, देखें यहां पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, यहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो ध्यान से, तो ए और बी को आप क्या कह सकते हैं, एनेंटियोमर कह सकते हैं। अब ए और सी की बात करें, तो सी के लिए मैं इसको क्या करूंगा, 180 डिग्री रोटेट करूंगा। तो 180 डिग्री अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, तो जो CH3 के पास में Cl लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहां पर H आ जाएगा और यहां पर Br आ जाएगा। ये कंपेयर करेंगे आप A के साथ, तो देखें आइडेंटिकल हो गए दोनों। तो A एंड C आपस में क्या है, आइडेंटिकल है। A एंड B आपस में क्या होंगे, एनेंटियोमर्स होंगे। बात क्लियर हो गई। लेकिन डी को आप इसमें कहीं पर भी कंसीडर नहीं करेंगे, डी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, सेकंड आंसर है। दोबारा सुन ले बेटा, एनेंटियोमर के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। तो डी में आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो डी तो एनेंटियोमर की कैटेगरी से आउट हो गया। अब मैं यहां लिखा है ए एंड सी आर एनेंटियोमर्स, तो ए को सी से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए फॉर्मूला को एक जैसा लिख लेना चाहिए, कंपैरिजन थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसमें CH3 ऊपर है, इसमें नीचे है, तो मैंने इसको क्या किया, 180 डिग्री रोटेट करके सेटअप किया, तो आपको ये आइडेंटिकल मिल गए। यहां पर CH3 इस साइड में था, तो मैं इसको भी 2 स्विच मेथड से सेट करके देख लेता हूं। तो ए को बी से जब मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये एनेंटियोमर मिल रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है इनका। देखें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, ये दोनों क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हैं। 88 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर्स, बिल्कुल सही है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स जिनको आप डायस्टीरियोमर में कंसीडर कर रहे हो, वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होने चाहिए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर होते हैं, ये सही स्टेटमेंट है। इफ ऑप्टिकल रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कंपाउंड इज +36 डिग्री, प्लस का मतलब ये क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बिल्कुल सही है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, यदि किसी यौगिक द्वारा उत्पन्न प्रकाशिक घूर्णन +36 डिग्री है, तो यौगिक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, बिल्कुल सही बात है ये। टोटल 3 टर्मिनल एल्काइंस आर पॉसिबल। देखें एक ही टर्मिनल है, एक ही, और तो कोई एल्काइन बनेगी नहीं इसमें टर्मिनल। तो यहां 3 दिया हुआ है, ये गलत हो गया ना। 3 की जगह कितना आना चाहिए था, 2। ठीक। टोटल 4 पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन।
देख लेते हैं। फोर, ये सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ सही है, यानी कि 3 स्टेटमेंट इसमें सही हैं। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 89 है, आपको 2 स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है, और इसमें आपको करेक्ट देखना है इनके लिए क्या है। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा इजी कर लेता हूं ताकि कंपैरिजन इजी आपके लिए आसान हो जाए। तो इसमें देखें आप, इस कार्बन पर क्या अटैच है, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और फिर ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्टेड है और इस पर 3 CH3 कनेक्टेड है बेटा। टू डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या है आपके पास, CH3 H एंड H, ये इसके साथ 2 H हैं और एक CH3 है। फिर जो दूसरा कार्बन है उसके साथ क्या है, H CH3 एंड CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स नहीं है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, यहां तो स्ट्रक्चर चेंज हो गई बेटा। कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल में किसको कंसीडर करते हैं, ज्योमेट्रिकल को और ऑप्टिकल को। तो ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में स्ट्रक्चर सेम होती है, तो यहां स्ट्रक्चर चेंज हो गई, तो ये भी नहीं होगा आंसर और ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ये सही है। फर्स्ट और सेकंड संरचनात्मक समावेशी है, स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, थर्ड आंसर सही है। फर्स्ट एंड सेकंड, ये होमोलॉग्स नहीं है बेटा, यहां क्या है, आर नॉट आइसोमर्स, ये भी नहीं है। समावयवी, पेपर में तो आपके ही प्रिंटेड है ना, तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, थर्ड आंसर चला जाएगा, ठीक है। 90 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए अगर मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा वो। ये जरूर कंपल्सरी कंडीशन नहीं होती है, कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे इसमें कायरल कार्बन नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ये GI शो कर रहा है, ये न तो OI शो कर रहा है न GI शो कर रहा, ये शो करेगा, ये कुछ नहीं शो करेगा, ये भी नहीं करेगा, और इसमें भी किसी तरह से कोई कंडीशन नहीं है। आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अगर इस पेपर में कहीं कोई डाउट रहा होगा तो ये वीडियो देख करके आपका वो डाउट सॉल्व हो गया होगा। बेटा इसी तरह से लगातार मेहनत करें ताकि आपको आपका अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। आपकी सफलता आपको मिले इसके लिए CLC लगातार आपके लिए काम कर रही है और इसी तरह से आपके साथ लगातार काम करती रहेगी जब तक आपको आपका अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता है। अगर आपके साथ में कोई और स्टूडेंट है जो अभी तक इस टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो उन स्टूडेंट को भी बेटा मोटिवेट करें ताकि वो स्टूडेंट भी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। थैंक यू। जय CLC।